हेलो एंड वेलकम टू डेल्टा पाठशाला। दोस्तों, आज हम जैसे देख पा रहे होंगे थीम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उनको सोल्व करना शुरू करेंगे। आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और जिसमें ये होगा कि हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो करंट से रिलेटेड हैं, जो करंट में न्यूज़ में रहे, उनका क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पीछे का क्या रीजंस है, वो क्वेश्चंस क्यों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा पूरी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को हम समझते हुए चलें। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख देना, तो हम उस पर देखेंगे, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीफा वर्ल्ड कप। मतलब फीफा वर्ल्ड कप से रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स दे रखे उन पर ध्यान देना आपको। पहला स्टेटमेंट है कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हो रहा है वो कतर में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर 2 नंबर, दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जूरिच स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो देखिए, अगर ये क्योंकि अभी न्यूज़ में इसलिए था, पहली बात तो न्यूज़ में क्यों था, किस वजह से हम इसको क्वेश्चन बना रहे हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप ने क्या किया, फीफा जो वर्ल्ड कप है उसमें से इंडिया को बाहर करने की बात कर दी गई। क्यों बाहर करने की बात कर दी गई, क्योंकि इंडिया मतलब अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इससे रिलेटेड कुछ वो इंटरवेंशन हुए थे कुछ। तो फीफा वर्ल्ड कप ने कहा कि हमारे यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए जो भी हो रहा है। तो इसकी वजह से इंडिया को एक बार के लिए उन्होंने बैन किया, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चर्चा में रह रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कतर में है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जूरिच में, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। येलो सी वो लोकेटेड है साउथ चाइना सी में, मतलब साउथ चाइना सी में, याद रखना साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं कि साउथ चाइना सी है, उसमें येलो सी लोकेटेड है। दूसरा है कि जो लुजन स्ट्रेट है वो ताइवान और जापान के बीच में स्थित है। तो देखिए, जो येलो सी है, अगर चाइना का मैप देखा जाए, अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है और ऐसे अगर करके देखा जाए, यहाँ से चाइना आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर है साउथ चाइना सी, लेकिन येलो सी है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर येलो सी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, चाइना के ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। चाइना के नॉर्थ ईस्ट में येलो सी है, ना कि साउथ ईस्ट में। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ताइवान और जापान के बीच में लुजन स्ट्रेट, तो ताइवान और जापान, यहाँ पर जो ताइवान स्थित है और लुजन स्ट्रेट यहाँ पर फिलीपींस है, इन दोनों के बीच में स्थित क्या है, लुजन स्ट्रेट है। जापान यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में स्थित नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। देखिए, अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो चाइना है उसने बहुत सारी अभी मिसाइलें वगैरह दागी थी, उनके बीच में टेंशन्स चल रहा है जापान के, सॉरी ताइवान के और ब्रिटेन, इसके चाइना, ताइवान के और चाइना के बीच में। ठीक है, तो इसकी वजह से ज़्यादा चर्चा में था। तो इसका मतलब दोनों आंसर इसके गलत हो गए, तो आंसर डी हो गया। ठीक है, लुजन स्ट्रेट है वो ताइवान और फिलीपींस के बीच में स्थित है। ठीक है, ताइवान और फिलीपींस के बीच में स्थित है, और साउथ चाइना सी में नहीं लोकेटेड है। ये कहाँ पर स्थित है, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एरिया है चाइना का, वहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सेमीकंडक्टर है उसमें कौन सी मेटल का यूज़ नहीं होता है। देखिए, सेमीकंडक्टर अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि वही ताइवान वाला इश्यू है। ताइवान पर अगर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं तो सोच के देखिए, ताइवान एक क्या है, ताइवान सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, ताइवान को क्या बोला जाता है कि ये सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है, क्योंकि ताइवान में ही वर्ल्ड का लगभग 60% जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह है वो यहीं पर बनती है। सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है जैसे अपने लैपटॉप काम में ले रहे हैं, ठीक है, जो मोबाइल वगैरह काम में ले रहे हैं, और जो भी अपन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काम में ले रहे हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काम में ले रहे हैं उन सब में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ सिलिकॉन का किया जाता है, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड या आयरन, किसका नहीं किया जाता है या किससे सेमीकंडक्टर नहीं बनाया जाता है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर होता है वो बहुत कम कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो बनाए जा सकते हैं और कम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसीलिए सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ से रिलेटेड है। देखिए, एससीओ समिट है वो 2022 का जो एससीओ समिट होने वाला है वो उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है।
दूसरा कह रहा है कि करंटली जो एससीओ है उसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 15 मेंबर्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि वाराणसी है वो एससीओ का पहला टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है तो जनरली ये होता है कि जो ये मेंबर्स वगैरह कंट्री ये जो नंबर्स वगैरह दे रखे हो ना वो जनरली गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वाराणसी वाला सही है या नहीं है, या पहला स्टेटमेंट कि कहाँ पर हेल्ड होने वाला है, अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट पर गौर किया, अगर एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम में ले रहे हो, तो आपको ये करना होगा कि 15 मेंबर हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि 15 मेंबर हो, 16 मेंबर हो, 18 मेंबर हो, ये कोई कंफर्म नहीं होता, मतलब याद नहीं होते, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं बार बार। जैसे भी सबमिट हुआ 2 मेंबर ऐड हो गए, कभी मेंबर को निकाल दिया गया किसी वजह से। ठीक है, वो उनका प्रोटोकॉल होता है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंस्टीट्यूशन का। तो 15 मेंबर है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होगा। मैं ये नहीं कह रहा 100%, अगर जनरली ये रॉन्ग होता है, अगर इस बेसिस पर देखा जाए तो पहला, थर्ड और सेकंड ये गलत हो गया, तो फिर क्या बचा, डी ऑप्शन आ गया अपना आंसर अपना। यूपीएससी में ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है, एनडीए सीडीएस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम दे रहे हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगला स्टेटमेंट है डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड है। ठीक है, डेमोग्राफिक 2 बार लिखा गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए कि ए राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहने का जो स्टैंडर्ड है उसमें वृद्धि हो रही है, उन लोगों के जीवन में वृद्धि हो रही है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, मतलब जो वैकल्पिक जीवन पद्धति है, ठीक है, उनके प्रैक्टिसेस में वृद्धि की वजह से स्टैंडर्ड है लोगों का, वो वृद्धि उसमें उसकी वजह से वृद्धि हो रही है, वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। सेकेंड नंबर ये है कि जो ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट रेशियो एक कंट्री का वो राइज हो रहा है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। थर्ड है कि ए राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल। किसकी बात कर रहा है, वर्किंग एज पीपल, अगर उनका शेयर बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन में, जितनी पॉपुलेशन है कंट्री की, तो वो क्या, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन करते हैं। या थर्ड है कि नहीं, इनमें से कोई भी डिफाइन नहीं कर रहा। तो देखिए इसका आंसर होगा सी। अब वो कैसे होगा, देखिए वर्किंग एज पीपल होते हैं ना, वो 15 टू लगभग 60 के एज के बीच के जो भी पीपल्स होते हैं उनको वर्किंग एज ग्रुप के पीपल माना जाता है। और इंडिया में जो अभी ये 15 टू 60 का जो है उसमें लगभग 65% जो इंडियन है वो इस ग्रुप में आते हैं। इसका मतलब क्या, इंडिया एक यंग कंट्री है, ठीक है, और यंग कंट्री होने की वजह से इंडिया में जो डेमोग्राफी, जो जनांकिकी है, उसको वो क्या कर रहा है, अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इससे क्या होगा, लोगों को बेनिफिट होगा। तो ये क्या करता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, आए समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है युआन वांग 5, अभी न्यूज़ में था, क्या है, एक इंडियन सी मिशन है, स्पेस स्टेशन ऑफ जापान है, चाइनीज शिप है या रशियन मिसाइल है। देखिए अभी आपने अगर न्यूज़ में देखा हो, चाइना, इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, चाइना, इंडिया और श्रीलंका, चाइना, या आप इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है, यहाँ से चाइना, इंडिया और श्रीलंका सबसे नीचे। तो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, इस पर चाइना की एक शिप आने वाली थी। इसको लेकर इंडिया ने श्रीलंका पर क्या प्रेशर डाला कि आप इसको नहीं आने दीजिए, आप यहाँ पर नहीं आने दोगे। तो श्रीलंका ने पहले मना कर दिया था, फिर चाइना का फिर से प्रेशर आया, प्रेशर आने की वजह से श्रीलंका ने इनको क्या कर दिया, हाँ कर दिया कि ठीक है आप अपनी शिप ले आइए। ठीक है, तो ये क्या है, अभी इसकी वजह से कंट्रोवर्सी में था, न्यूज़ में था, ये जो युआन वांग 5 ये एक चाइनीज शिप है, पहली बात। तो अब ये चाइनीज शिप है, ये एक स्पाई शिप है। स्पाई शिप का मतलब हो गया जासूसी शिप है, बहुत सारी चीज़ों के अपने आसपास के सबसे 700 से 800 किलोमीटर के रेडियस में जो भी क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको ये चुरा लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया को कंसर्न जाहिर किया था, क्योंकि यहाँ पर अपने मान लीजिए जो भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रखी है, या अपने इसरो के जो एरिया, इसरो के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह है, उनकी जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ ये कब्जा लेगा या चुरा लेगा, क्योंकि इसका काम ही यही है। चाइना के पास ऐसे 7 से 8 वेसल्स है युआन वांग 5। इंडिया के पास भी एक है जिसका नाम है ध्रुव, लेकिन इंडिया के पास अभी एक ही है,
और हालांकि ये चाइना के जितना जो युआन वांग 5 है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन है अपने तरीके से बढ़िया काम कर रहा है। इंडिया को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, इसकी वजह से चर्चा में है युआन वांग 5, तो याद रखना है चाइनीज स्पाइसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्लैक सी है और सी ऑफ एजोव है, इन दोनों के बीच में जो जोड़ने वाली स्ट्रेट है वो कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, केर्च स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट या नन ऑफ द अबव? देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो कहाँ पर स्थित है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर देखा जाए, ये अगर ऐसा देखा जाए इनको, तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, ये एक साइड तो इंडियन ओशन को जोड़ती है, और इस साइड क्या करती है, यहाँ पर जो भी ये सी है, मतलब साउथ चाइना सी को इस साइड से साउथ चाइना सी को जोड़ेगी, तो यहाँ पर मलक्का सी है, तो यहाँ पर तो ब्लैक सी है नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड केर्च स्ट्रेट है, केर्च स्ट्रेट है वो ब्लैक सी और इसको सी ऑफ एजो को ऐड करता है, जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है। बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो सी ऑफ एजो और मारमरा सी को, ठीक है, मारमरा सी और जो सी ऑफ एजो है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा केर्च स्ट्रेट, क्योंकि केर्च स्ट्रेट इसलिए यूज में, ब्लैक सी में अभी रसिया बहुत सारा इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन पर, तो ब्लैक सी में उन्होंने अपनी पूरी तरीके से मोनोपोली कर रखी है, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रखा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, इसकी वजह से चर्चा में आपको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्टेड, देखिए ध्यान रखना शब्दों पे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाता है। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, द्रौपदी मुर्मू इज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th प्रेसिडेंट है। तो देखिए अभी ये तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू बनी है, 15th है या 16th है, आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट देखा जाए, अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके, तो आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, और इनडायरेक्टली इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भाग लेने वाले जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉलेज बोलते हैं उसको, उसमें जो सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो जो भी भाग लेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर हो, चाहे वो यूटी जिनमें जो लेजिस्लेटिव है, ठीक है, जिनमें लेजिस्लेटिव है यूटीज़ में, उनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, केवल। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली लेते हैं तो गलत हो गया, पहला अपने आप में गलत हो गया। सेकंड है कि द्रौपदी मुर्मू 15th, अब आपको यहाँ पर ये अगर नहीं पता है तो आपको गेस लगाना होगा कि 15th है 16th है, ठीक है, तो इसका आंसर बी है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पालन 1000, पालन 1000 के बारे में कौन से स्टेटमेंट है, उन पर ध्यान रखना है। तो द प्रोग्राम इज अलाइंड विद द मिशन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उससे अलाइंड है, उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि ये एक ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, प्रोटेक्टिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत नहीं लॉन्च किया गया है, याद रखना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। लेकिन देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो पालन स्टेटमेंट है, इसमें यह किया गया है कि जो भी 2 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, 2 साल तक के कोई भी अगर बच्चा है उसको पूरी तरीके से स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसका टीकाकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको समय पर टीकाकरण देना, और उसके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आए उनके ऊपर गवर्नमेंट पूरा फोकस करेगी 2 साल तक, ताकि क्या होगा, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। एक मिनट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके, क्योंकि अभी जो 2019 के अगर डेटा देखा जाए उनके अकॉर्डिंग अभी जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो 35 है आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा कम करना है, क्योंकि देखिए किसी का कोई भी अगर बच्चा अगर अपना जीवन नहीं जी पा रहा है तो वो एक अपने ही इंडिया के लिए, अपना इंडिया के स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोशनी से रिलेटेड, कि रोशनी अभी एक न्यूज़ में था, क्या चीज़ है। देखिए रोशनी का अगर देखिए आपको थोड़ा सा अगर नहीं पता तो आप ध्यान में रखना कि रोशनी क्या हो सकती है, लाइट हो सकती है एक तरीके से, रोशनी का मतलब लाइट।
अब देखिए पहला स्टेटमेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, सेकंड है कि सलाइन वाटर एलईडी पैटर्न, थर्ड है न्यू मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया, और फोर्थ है लोन स्कीम ऑफ इंडिया फॉर फार्मर। अब देखिए लाइट से अगर आपको थोड़ा सा अगर आइडिया बन रहा हो कि रोशनी का मतलब लाइट से हो सकता है, तो आप थर्ड और फोर्थ को आप स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास बचा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन की बात की जा रही है, हालांकि वो एनर्जी की बात कर रहा है लेकिन प्रमोशन की बात कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। वहीं सेकंड में देखा जाए तो सलाइन वाटर एलईडी पैटर्न लैंटर्न की बात कर रहे हैं, एलईडी लैंटर्न। तो देखिए एलईडी की बात हो रही है और एलईडी ज़्यादा इसके करीब लग रहा है लाइट के, है ना, क्योंकि जो एलईडी अपन आजकल यूज़ में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपन अगर नहीं पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इस आधार पर हम क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं और इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। 50-50 में अपन पहुंच गए और अब यहाँ पर 50-50 में आपको गेस लगाना है फर्स्ट है या सेकंड है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक प्रोग्राम चलाया था जिसके अंतर्गत रोशनी प्रोग्राम में कि जो कोस्टल एरियाज है और वहाँ का जो सलाइन वाटर है उस सलाइन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एलईडी जो एलईडी बल्ब है वो आसानी से जल जाए, जो मछुआरे वगैरह हैं उनको हेल्प मिलेगी। मान लो दूर में जा रहे हैं या रात में आ रहे हैं तो वहाँ से सलाइन वाटर ले लिया, अगर मान लो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सलाइन वाटर से वो जो एलईडी वो जल जाएगी। ऐसा इसमें प्रोविज़न कर रहेगा, जो कि एक बहुत शानदार कदम है मछुआरों के लिए। और ये अपने जो क्या बोलते हैं नेवल फोर्सेज है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी बेटर है। अगर मान लीजिए बाय द वे किसी वजह से उनकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है उनके पास, तो वो इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखना है कि इट इज़ एंडेमिक टू नाइजीरिया, कि नाइजीरिया का स्थानिक है। इट इज़ ए वायरल जोनोटिक डिजीज़, और थर्ड है इट इज़ कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए हो सकता है आपको नहीं पता हो कि एंडेमिक है कहाँ का एंडेमिक नहीं है, एक बार के लिए इस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। सेकंड देखिए वायरल जोनोटिक डिजीज़, और थर्ड में कह रहा है कि मंकी पॉक्स बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। अब देखिए इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक तरफ तो वायरल की बात कर रहा है ना, एक तरफ क्या कर रहा है वायरल की बात कर रहा है, एक तरफ वायरल की बात कर रहा है और एक तरफ कह रहा है कि बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, दोनों तो सेम नहीं हो सकते, या तो वायरल वाला सही है या बैक्टीरिया वाला सही है। तो इनमें से अब आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो कि मंकी पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स की जेम है और स्मॉल पॉक्स के जैसा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वायरल है, फैल रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप थर्ड को स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो। थर्ड को अगर एलिमिनेट कर दिया तो ये वाला, ये और ये, फिर क्या बचा आपके पास, स्टेटमेंट ए बच गया। तो स्टेटमेंट ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है, सेंटेंसेज में कहीं नॉट करेक्ट पूछ लिया, इनकरेक्ट पूछ लिया, ठीक है, तो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर दोगे अगर नहीं ध्यान दोगे तो अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि द नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीज्ड बाय पार्लियामेंट के द्वारा इंक्रीज किए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन CJI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है CJI को आर्टिकल 124 के अंतर्गत। थर्ड है कि CJI का जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है 2 साल के लिए। और फोर्थ है कि जो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे श्री हरिलाल जेकी सुंदर कैनियम। ठीक है, तो अगर हो सकता है आपको फोर्थ स्टेटमेंट नहीं पता हो, जनरल सी बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में फैक्चुअल चीज़ें आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगी। फोर्थ स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। देखिए अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आपको थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो, कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ा हो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको अगर याद ही होगा कि हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि पार्लियामेंट ही संख्या इंक्रीज करता है, ना कि कोई और करता है, क्योंकि पार्लियामेंट गवर्न करता है। क्योंकि अपनी जो जुडिशरी है वो क्या है, एकीकृत जुडिशरी है। ठीक है, यूनिटरी या इंटीग्रल जुडिशरी सिस्टम है, तो उसमें कोई भी चेंजेस करना होगा तो वो पार्लियामेंट करेगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट हो सकता है आपको नहीं पता हो कि यार कौन सा आर्टिकल है, 124 है, 125 है, आर्टिकल का पता नहीं। अब आपके पास क्या हुआ, थर्ड स्टेटमेंट बचा। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए फिक्स्ड की बात कर रहा है। देखिए फिक्स्ड का मतलब हो गया कि 2 साल के लिए बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपने अगर देखा हो कि बहुत सारे मतलब कोई किसी का भी 2 साल नहीं, मतलब 3 साल होता है, किसी का 5 महीने के लिए, किसी 4 महीने के लिए। अगर आपने अभी करंटली न्यूज़ में देखा हो, जो अभी अगले जो अपने CJI बनने वाले हैं, अभी जो UU ललित बनने वाले हैं, वो उनका शायद 2 या 3 महीने का टेन्योर है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि 2 साल के लिए फिक्स है। हाँ, इनमें ये कह रहेगा कि 65 ईयर की जब एज होगी तब तक वो
एज ए CGI काम करते रहेंगे। अब वो इनकी टेन्योर कितना होगा, 2 साल होगा, 5 साल होगा, 3 महीने होगा, वो कोई डिसाइड नहीं कर रखा, कहीं पर भी डिसाइड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगर आपने ध्यान से थोड़ा बहुत भी देखा हो, कहीं पर पढ़ा हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सी अपना आप गलत हो जाएगा। आपको अगर फोर्थ वाला नहीं भी पता है, पहले वाला तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही, और बी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस बेसिस पे आपको एलिमिनेट करने हैं, और ऐसे ही अगर एलिमिनेट करते गए तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे और आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कॉमनवेल्थ अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इंडिया ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वॉज हेल्ड, मतलब आयोजित किया गया ब्रिमिंगम इंग्लैंड में, ठीक है, ब्रिमिंगम इंग्लैंड में। अगला है इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, इंडिया है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है। और थर्ड है कि इंडिया ने 22 गोल्ड मेडल जीते थे इन कॉमनवेल्थ गेम में। अब हो सकता है आपको थर्ड नहीं पता हो भाई कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, एकदम फैक्चुअल चीज़ दे दी। सेकंड को देखिए, कॉमनवेल्थ, अगर आपने कॉमनवेल्थ के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, कॉमनवेल्थ कब बना था? कॉमनवेल्थ बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, कॉमनवेल्थ बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, और ब्रिटेन ने बनाया था जो इनकी कॉलोनीज थी, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत जगह शासन चल रहा था, तो इनका जो आधिपत्य था, जो कॉलोनीज थी अंदर में, तो इन्होंने सोचा कि अब हमारा जो राजपाट है वो जा रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो भी मेंबर कंट्री, जो भी कॉलोनीज थी, उनका एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में उन सबको हम लाएंगे। और इनकी मानसिकता ये थी कि हम सब पर कंट्रोल करते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से, मानसिक रूप से करो चाहे कैसे भी करो। तो इसकी वजह से उन्होंने उस ग्रुप का निर्माण किया, ठीक है, और ग्रुप को बनाया गया। तो फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया को ये दिया गया था कि इंडिया चाहे तो मेंबर बन जाए, नहीं चाहे तो नहीं बने, लेकिन इंडिया उसको मेंबर बन गया था। तो अगर आपको ये पता है, अगर हिस्ट्री में अगर कहीं पढ़ा हो आपने, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया इसका मेंबर है तो ये गलत हो गया, कोई इंडिया मेंबर नहीं है लेकिन इंडिया मेंबर है। तो सेकंड अगर एलिमिनेट कर दिया, सेकंड और ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। आपको अगर बाकी चीज़ें नहीं भी पता है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पता है, जैसे ये कॉमनवेल्थ मतलब पुरानी चीज़ है, अगर आपने हिस्ट्री में कहीं पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है, नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, या दोनों है, सॉरी नेवल और आर्मी एक्सरसाइज है। तो देखिए इसमें या ये ना तो नेवल एक्सरसाइज है ना आर्मी एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है जिसको अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है एक साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपना ये है, उदर शक्ति एक बायलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन इंडिया और इंडिया के साथ कौन सा कंट्री है जिसके साथ ये कंडक्ट किया जाता है, नेपाल, थाईलैंड, ओमान और मलेशिया। तो इसका आंसर है मलेशिया, मलेशिया के साथ ये कंडक्ट की जा रही है उदर शक्ति बायलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। कुछ भी अगर कमेंट में देखना, कमेंट में लिख देना अगर समझ में नहीं आया हो, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हो वो आपको, उसमें अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।